हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि कोरोना की वजह से सभी स्टूडेंट्स अपने घरों में हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि कुछ अपनी तरफ से कोशिश की जाए। मैंने पाया है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा टर्म साइंस का हिंदी में पढ़ते हैं, तो आगे जाकर जब वो बड़ी क्लासेस में पहुंचते हैं तो उनको परेशानी होती है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जब साइंस को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पूर्णतः इंग्लिश में पढ़ने से उनके टर्म्स तो ओके होते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज ठीक से नहीं समझ पाते और उनकी समझ में थोड़ी सी कमी होती है साइंस के प्रति। तो इसी के तहत हमने ये सोचा कि कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को फ़ायदेमंद हो। इसी प्रयास के तहत कक्षा 10 का मतलब क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, वो हमने नोट्स के द्वारा तैयार किया है और समझाने का प्रयास किया है। आशा आपको पसंद आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पाठ का नाम है केमिकल रिएक्शंस, मीन्स रासायनिक अभिक्रियाएं। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो कक्षा 9 में 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है, चेंज इन सब्सटेंसेस। अब ये दो प्रकार का होता है जो 9th में आपने पढ़ा है। तो ये एक तो होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक मीन्स फिजिकल चेंज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है और उनके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है, पदार्थों मीन्स सब्सटेंसेस की भौतिक फिजिकल अवस्था मीन्स स्टेज में परिवर्तन मीन्स चेंज हो जाता है। मतलब कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन फिजिकल स्टेज चेंज हो जाती है और परिवर्तन जो है वापस रिवर्सिबल होता है, कि मतलब वो परिवर्तन जो हुआ है वो ठीक वैसे ही वस्तु अपनी पहली स्टेज में आ सकती है। उदाहरण के तौर पर एग्जांपल में हम देखें, जैसे कि आइस है। अब वो बर्फ़ को अगर हम गर्म करें तो गर्मी पाकर वो वाटर में चेंज हो जाती है, पानी में, और फिर हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो वो फिर वाटर वेपर में वाष्प में चेंज हो जाती है। अब ये वाष्प जब कूलिंग होता है तो अब ये देखिए परिवर्तन हो गया। बर्फ जो है वो सॉलिड अवस्था में है, वाटर लिक्विड अवस्था में है और वेपर जो है वो गैसीय अवस्था में है। लेकिन ये इनकी स्टेज चेंज हो गई। लेकिन जब क्या होता है कि ये अवस्था वापस होती है तो जब ये कूलिंग हो जाती है तो ये वेपर जो है वो वापस वाटर बन जाता है। जैसे कि एयर में जो वाटर वेपर होता है वो रेन ड्रॉपलेट्स में आ जाता है। वाटर जब कूलिंग होता है तो फिर वो आइस में, जैसे कि आपने देखा हेल्स स्टॉर्म होता है या आइस गिरती है तो चेंज हो जाता है। तो मतलब ये अवस्था रिवर्स हो जाती है। जो कंडीशन की वजह से वो चेंज हुआ है वो कंडीशन अगर हटा दी जाए तो वो वापस हो जाती है। अगर हम दैनिक जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया को इससे पहले अभी हमारा ही रह गया रासायनिक परिवर्तन। हाँ, रासायनिक परिवर्तन को बोलते हैं हम केमिकल चेंजेस। इसमें क्या होता है, जब परिवर्तन चेंज होता है तो नया सब्सटेंस बन जाता है, नए सब्सटेंस बनते हैं। परिवर्तन परमानेंट होता है। परमानेंट मीन्स होता है कि वो वापस नहीं हो सकता, जो चीज़ बन गई है वो बन गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें किसी वस्तु का जलना, कोई चीज़ जल गई है, मान लीजिए कागज़ आपने जला दिया, राख बन गई, तो आप उस राख से कागज़ दोबारा नहीं बना सकते हैं। दूध से दही बन जाता है, मीन्स मिल्क से कर्ड बन गया, लेकिन कर्ड से जो है आप मिल्क नहीं बना सकते। लोहे पर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो वो रस्टिंग जो है जितने लोहे पर लग गई है वो लोहा वापस नहीं आ सकता। तो इसके बाद क्या होता है, दैनिक जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। जैसे कि आप देखिए, श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन करते हैं, डेली होता है। भोजन का पाचन, हमारा खाना पचता है, डाइजेशन ऑफ फूड। लोहे पर जंग लगता है, रस्टिंग ऑन आयरन। दही जमना, कर्ड फॉर्मेशन। फलों का पकना, रीपिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी हमारी दैनिक जीवन में देखते हैं। रासायनिक समीकरण से पहले कुछ हमें बेसिक चीज़ें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इस पार्ट को पढ़ने से पहले हमें बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जो हम 9th में पढ़े, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं एक बार के लिए। तो फर्स्ट वी हैव टू नो सम सिंबल्स। प्रतीक, सिंबल्स जो होते हैं आपने पढ़े हुए हैं। जैसे कि आपने लर्न किए होंगे 9th क्लास में कि आयरन को, लोहे को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं और मरकरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह बहुत सारे सिंबल्स आपने पढ़े हैं। और उन सिंबल्स में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को H2, तो कहीं पर 2 लगा होता है, कहीं पर 3 लगा होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम देखें कि जैसे कॉपर का सिंबल Cu है, तो ये जो Cu 1 शो कर रहा है, तो इसमें एटम्स जो है 1 है। हाइड्रोजन, अगर हम इसको कॉपर के सिंबल को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये 5 Cu हो गया। तो यहाँ पर एटम्स जो हैं वो, ये इसका मतलब Cu के 5 एटम्स हो गए हैं।
इसी प्रकार से हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है, तो यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बाहर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5s2 में एटम्स जो है 5 × 2 10 एटम्स हो गए हैं। अब जब ये सिंबल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक केमिकल फार्मूला मीन्स रासायनिक सूत्र बनाते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं 9th में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें एक फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ पर एक ये बहुत सारे इसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन अगर हम इसमें गौर से देखें तो हाइड्रोजन में H के कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पर अगर H के एटम्स देखें तो H2 मीन्स 2। सल्फर में कितने एटम्स हैं, तो S में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1। और ऑक्सीजन में O के कितने एटम हो गए 4। अगर हम ये देखें तो इस फार्मूले में इस तरह से हमें एटम्स पता चलते हैं। लेकिन अगर हम इसी को फार्मूले को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × H2O, तो ये 5 जो है वो सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 by 1। तो H के हम देखें पहले तो हमारे 2 एलिमेंट्स थे, लेकिन यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 × 2 10 हो गए। S के हम देखें पहले तो हमारे पास एक एटम था, अब इसकी जब 5 से मल्टीप्लाई हुई तो 5 हो गए। ऑक्सीजन में ऑलरेडी हमारे पहले 4 थे, अब लेकिन जब इसकी 5 से मल्टीप्लाई हुई तो 20 हो गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे एटम्स जो हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब हम टॉपिक पर आते हैं जो कि हमारा चैप्टर है। अब बात ये उठती है कि रासायनिक समीकरण को क्यों लिखते हैं हम, केमिकल समीकरण लिखने की ज़रूरत क्या पड़ती है केमिस्ट्री में। अगर हम इनको शब्दों में अभिक्रियाओं को, रिएक्शंस को वर्ड्स में लिखें, शब्दों में लिखें, तो जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, तो इस कंडीशन में हमें बहुत सारी इंग्लिश में लिखना पड़ता है, तो नोट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अलग अलग देशों में इन सब चीज़ों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि वाटर को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं, कहीं पर जल कहते हैं, कहीं पर कुछ ही कहते हैं। तो इस क्या होगा कि पूरी दुनिया में एक रूपता मतलब सिमिलरिटी नहीं आएगी। तो उसके लिए जो है केमिस्ट्री ने सिंबल्स का यूज़ किया है, और इन फार्मूलाज को लिखने के बाद पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति फार्मूला देखकर इस चीज़ को समझ सकता है। तो इसलिए फार्मूला का हम पूरे वर्ड में यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2 और H2O पूरी दुनिया में सेम होने के लिए। अब इनके कुछ फिजिकल स्टेज भी होती है। फिजिकल स्टेज मतलब कि ये देखने में कैसे लगते हैं। तो सिंबल की फिजिकल स्टेज के लिए भी हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं शॉर्ट में। जैसे लिक्विड मतलब कि कोई द्रव अवस्था में हो तो उसके लिए स्मॉल l, सॉलिड मीन्स ठोस अवस्था में हो तो उसके लिए स्मॉल s, गैस की अवस्था में हो तो स्मॉल गैस, एक्वस मीन्स कोई विलेन, अगर हम मतलब कोई चीज़ जल में बनाई गई या पानी में बनाई गई तो उसके लिए एक्वा। रासायनिक समीकरण का स्केलेटन मतलब कि ढांचा क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हम जो चीज़ आपस में रिएक्ट करती हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में LHS लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। और इम्प्लाइज मीन्स जो प्रोडक्ट बनता है मतलब ये रिएक्शन को शो करता है एरो से। एरो का डायरेक्शन जिस दिशा में रिएक्शन चल रही है उसको शो करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक जो अभिक्रिया कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स जो उत्पाद रिएक्शन करने के बाद बनते हैं उनको लिखा जाता है। नाउ वी कम व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, तो इस तरह की को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं व्हेन 2 or more substances add together or react together and form one or more substances, then it is called chemical reaction। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम उसी को लेते हैं। H2 जो है वो गैस के रूप में है, ऑक्सीजन। अब जो एक रिएक्टेंट ये हो गया, दूसरा उसको जमा से लगाया ऑक्सीजन गैस, और इम्प्लाइज मीन्स क्या बना हमारा वाटर लिक्विड के फॉर्म में बना। तो अब देखें तो ये दिस इज एन अनबैलेंस्ड स्केलेटन रिएक्शन, मतलब कि बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस क्या है ये हमारी बात समझ में नहीं आई। जैसे आप देखिए मैग्नीशियम का रिबन जलाया हमने ऑक्सीजन में तो उसकी राख MgO सॉलिड में बन गई। अब यहाँ भी देखिए ये भी अनबैलेंस्ड है। अब अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है, अनबैलेंस क्यों है। अनबैलेंस ये है कि हमने जो है 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ क्या है, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब ये होता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ये कंजर्व रहता है मतलब फिक्स रहता है। मीन्स ये देखिए जैसे कोई चीज़ बना रहे हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ जो है वो 3 चीज़ों से मिलाकर बनाई,
जैसे कि एनीथिंग एल्स, हम लड्डू ही बना रहे हैं तो हमने 100 ग्राम बेसन लिया और 100 ग्राम शुगर लिया और 100 ग्राम जो है घी लिया। अब उसको बनाया तो हमारा जो है 300 ग्राम का लड्डू बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन में अगर हम देखते हैं तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। उसमें एक में एलिमेंट तत्व, दूसरे में रिएक्टेंट अभिकारक, और उसमें कितने एटम और प्रोडक्ट, उसमें कितने एटम और उत्पाद में। तो हम देखते हैं पहला हमारा हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ पर है तत्व, और दूसरा एलिमेंट, और दूसरा ऑक्सीजन है। अब देखिए रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम यूज़ हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम, और प्रोडक्ट में कितना बन रहा है। प्रोडक्ट में देखें तो हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में ओनली 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 × 2 और 2 और 1, तो यहाँ पर तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर जो है अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ भी 2 होना चाहिए था। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में जाके इनके तरफ ब्रैकेट लगा देते हैं। मीन्स जो हमारे ये फार्मूला या एलिमेंट है इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। स्टेप सेकंड में हम बैलेंस करते हैं 1 by 1। तो हम फिर इसको एक बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो है ऊपर देखने पर पता चलता है कि अनबैलेंस जो है वो प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में हमारा एक ही जो है फार्मूला बना है H2O। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि देखते हैं कि यहाँ पर जो कमी है वो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये पूरा का पूरा फार्मूला होने की वजह से प्रोडक्ट में दोनों में 2 से ही मल्टीप्लाई होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा ऑलरेडी हाइड्रोजन बैलेंस था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हो गए प्रोडक्ट में, और यहाँ पर 2 रह गए रिएक्टेंट में, और यहाँ पर ये 2 और 2 बैलेंस हो गया। लेकिन हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहाँ देखिए हमारा जो है हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो हम पहले तो हम इसको लिख लेते हैं H2 + O2 = H2O। इसके लिए हम फिर आगे जाते हैं, फिर टेबल बनाते हैं, और फिर टेबल बनाने के बाद अब हमारा मेन एम है कि हमारा जो अनबैलेंस्ड है रिएक्टेंट है, तो हमने क्या किया, क्योंकि रिएक्टेंट में अगर आप इक्वेशन में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट है, तो यहाँ पर सेपरेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सेपरेट हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 2 4 हो गया, और 4 और 4 इक्वल हो गए हमारे दोनों प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन हमारी ऑलरेडी बैलेंस हो गई थी, तो अब ये हमारी पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई है 2H2 + O2 = 2H2O। तो यहाँ देखें H के कितने हो गए, 2 × 2 4, यहाँ पर H के कितने हो गए, 2 × 2 4, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 1 × 2 2। तो इस प्रकार से दोनों साइड इक्वल हो गई। अब हम इसकी फिजिकल स्टेज लिखेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे और फिर देखेंगे, देखिए 2H2, अब ये गैसियस स्टेज में तो G लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन O2, फिर ये गैस स्टेज में G लिख देंगे, और 2H2 में लिक्विड स्टेज में L लग देंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारी कितने टाइप की होती है। एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब एक्स मीन्स एग्जिट करना। जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स जो होते हैं उत्पादों के साथ हीट ऊष्मा भी निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जैसे कोयला कार्बन को सॉलिड स्टेज में हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में हमारी हीट गर्मी भी निकलती है। दूसरी आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी, मतलब जिन रिएक्शंस को करने के लिए हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट मीन्स ऊष्मा, लाइट मीन्स प्रकाश, या इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत की आवश्यकता होती है, ऐसी रिएक्शन को हम ऊष्माशोषी कहते हैं। अगर आप देखें कि जनरल लाइफ में देखें कि चाय पत्ती और चीनी को पानी के साथ आप ऐसे ही रख दीजिए तो आप देखिए चाय नहीं बनेगी, उसके लिए हमें गैस जलानी पड़ती है, तो वो ऊष्मा शोषण करती है और तब जाके रिएक्शन बनती है और चाय होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जैसे H2O लिक्विड स्टेज में है, एक एग्जाम्पल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी इसके अंदर की, मीन्स यहाँ पर ऊष्मा का शोषण हुआ और तब जाके ये 2 प्रोडक्ट बने। अब आती है केमिकल कम्बिनेशन, मीन्स संयोजन अभिक्रिया। मीन्स जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसे को केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि नेचुरल गैस के मामले में देखें कि उसका दहन कर रहे हैं, या आगे और भी है जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो ये हमारी केमिकल कम्बिनेशन है कि मतलब 2 चीज़ें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं। एक आती है हमारी केमिकल सेपरेशन, रासायनिक वियोजन। वियोजन मीन्स टूटना, जब एक पदार्थ वन सब्सटेंस टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, लाइम वाटर है हमारा, ये चूने का पत्थर होता है, इसको जब हम गर्म करते हैं
तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो इसमें टूट जाता है ये दो चीज़ों में, तो ये हमारी कहलाती है केमिकल सेपरेशन। एक हमारी रिएक्शन होती है अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन अभिक्रिया जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, में वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट हो जाती है, ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है ऑक्सीकरण में, और हाइड्रोजन जो है वो लेस हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए कॉपर का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो कॉपर ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे हम देखें कॉपर जो है वो अकेला है और इसके साथ ऑक्सीजन जो है यहाँ से ऐड हो गई, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, अपचयन हुआ। उसके अपोजिट होती है उपचयन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट, ऊपर ऑक्सीजन ऐड होती है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो लेस होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है। जैसे Cu प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन की, हीट किया तो कॉपर प्लस H2O वाटर बना। इस रिएक्शन में आप देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के वाटर हाइड्रोजन में जलकर चला गया है, तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हुआ है, मतलब ऑक्सीजन कम हो गई है। नेक्स्ट आती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ देखिए दो शब्दों से बनाया है, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, मतलब कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिलकर जो है एक ही, जब एक किसी रिएक्शन में जब दोनों चीज़ें एक साथ होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो ऐसी रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है, तो अब देखिए ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेज में जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके गर्म किया जाता है, कॉपर और हाइड्रोजन लिक्विड में बनता है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है, तो ऑक्सीजन को कम होना रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन चिपक रही है, तो हाइड्रोजन जो है वो उसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन। तो इस इक्वेशन में दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन का डेली लाइफ में भी अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कुछ होता है। एक होती है रस्टिंग संक्षारण बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, और वैसे बोलते हैं जंग लगना। तो जब कोई मेटल, आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी, नमी, वायु मीन्स एयर, पानी के कांटेक्ट में आने से, या आम मीन्स एसिड के कांटेक्ट में आने से संक्षारित हो जाती है, मीन्स उस पर रस्ट लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चांदी पर एक काली परत जम जाती है, चांदी काली हो जाती है, लोहे पर एक जंग लग जाता है, और तांबा हरे रंग का हो जाता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं रैंसिडिफिकेशन होता है, विकृत गंधिता, अर्थात विकृत गंधिता मैंने गंध हट जाना। जो ऑयल या तेलीय और फैटी वसा वाली चीज़ें होती हैं, वाले पदार्थ जो होते हैं, अधिक समय तक अगर खुले एयर में रख दें तो वो टेस्टलेस और स्मेललेस हो जाते हैं। जैसे कि चिप्स है, नमकीन है, बिस्किट है, आप खुले रख दीजिए तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, इनको पैकेट में बंद करके उसमें नाइट्रोजन N2 गैस भर देते हैं। जैसे बाजार के चिप्स के पैकेट आते हैं, कुरकुरे के आते हैं, आप देखते हैं फूले फूले रहते हैं, फल्फी रहते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, इसी वजह से वो ऐसे होते हैं और वो ख़राब होने से काफ़ी समय तक बचे रहते हैं। 3 हाँ, तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म्स का यूज़ करके इस चैप्टर को समझाने का प्रयास किया। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर इसमें कोई आपको पसंद नहीं आ रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में किसी भी विषय की क्लास लेनी हो, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।